हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन। तो ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर किसी भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है तो ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर दिन हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसके साथ जो उनमें आए हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिसके लिंक यहाँ आई बटन में है। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है What is the process of seeping of water into the ground called as? तो जब बारिश होती है और वाटर सीप करके ग्राउंड में जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। इसके बाद अगर वही वाटर बारिश के बाद जमीन में चला जाता है और उसके बाद वो पत्थर की तरफ चला जाता है, ठीक है, मतलब स्टोन्स की तरफ या रॉक की तरफ चला जाता है नीचे, तो क्या होगा कि जब वो रॉक्स में इन्फिल्ट्रेट होगा या रॉक्स में परकोलेट होगा तो उसको हम परकोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो परकोलेशन का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द रॉक्स। अब इस डायग्राम से देखेंगे तो जब भी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो जब सॉइल से वो वाटर नीचे की तरफ फ्लो करता है तो उसको इन्फिल्ट्रेशन, और जब वो रॉक्स के में फ्लो करता है तो उसको कहते हैं परकोलेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Under which article of the Constitution the President's rule is introduced in a state in the failure of Constitution machinery? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मतलब उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि हमें वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वो कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर 356, आर्टिकल 356 होगा। ठीक है, अब समझते हैं इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है। तो अगर देखा जाए इमरजेंसी बेसिकली 2 लेवल पे लगती है, एक स्टेट लेवल पे, दूसरा नेशनल लेवल पे। जब स्टेट लेवल पे लगती है तो आर्टिकल 356 यूज किया जाता है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और जब नेशनल लेवल पे 2 तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 352 और 356। 352 को हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं और आर्टिकल 360 को हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल 350 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 350 आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, वो आर्टिकल 350 में उसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज अबंडेंट इन गोबर गैस? तो ऐसी कौन सी गैस है इनमें से जो अबंडेंट है, सबसे ज्यादा है गोबर गैस में? तो ऑप्शन है इसका मीथेन। मीथेन CH3 जो प्रेजेंट होती है गोबर गैस में सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर आपसे नॉर्मल LPG में पूछा जाए, LPG में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है सबसे ज्यादा? तो LPG में प्रेजेंट होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? तो ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाता है। ये आपका टेलीफोन लाइन से ज्यादा तेज कनेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द फेमस वर्क आनंद मठ वॉज रिटन बाई? तो आनंद मठ एक बहुत ही फेमस बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये बुक इतनी फेमस क्यों है? ये बुक जब आनंद मठ लिखी गई थी तब इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, अब उस समय क्योंकि प्रेस होती नहीं थी तो जब ये बुक निकली थी तो सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ के लोगों को बहुत जागरूकता मिलती। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। इसके साथ बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करें तो इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज द रिन्यूएबल वन? ऑप्शन दिया यूरेनियम, कोल, नेचुरल गैस और टिम्बर। तो यूरेनियम, कोल और नेचुरल गैस ये तीनों ही बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। बट जो टिम्बर होता है, मतलब जो लकड़ी होती है, लकड़ी आप अगर प्लांट लगाते हैं तो कोई भी प्लांट 100 साल में बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो मगर अगर कोल की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, इनको तो हजारों साल लग जाते हैं दोबारा बनने में, रिन्यू होने में, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। और लकड़ी या टिम्बर को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर विच ट्रीटी डिड ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? तो कौन सी ट्रीटी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा BBO की दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिली थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो होता क्या है कि 22 अक्टूबर 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसके बाद इसमें 2 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक इंग्लिश होती है और एक इंडियन रूलर्स होते हैं। 3
कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, उसके बाद होते हैं मीर कासिम, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, ठीक है, और शुजा-उद-दौला यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद इस बैटल के बाद 2 इलाहाबाद की संधियां होती हैं। सबसे पहली संधि होती है आपकी शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। उसी ट्रीटी में ये फैसला होता है कि BBO बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगह की दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन की राइट्स किसको दे दी जाएंगी? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और जब टैक्स कलेक्शन की राइट दे दी गई इनको, मतलब यहाँ पे द्वैत शासन लागू हो गया। कैसे? यहाँ पे रूल करेगा कौन? यहाँ पे रूल करेंगे राजा, मगर इसका यहाँ का टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? वो करेंगे इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है जो इलाहाबाद की पहली संधि थी उसको साइन किया था हेक्टर मुनरो ने नहीं, याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो ने उसको साइन नहीं किया था, सिर्फ लड़ाई की थी। इसको साइन किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अच्छा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके बाद हुई थी? तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ अलीनगर बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई थी, ठीक है, जो 1757 में हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द 4th थिएटर बिलोंगिंग टू गुजरात, मतलब इनमें से कौन सा गुजरात का लोक नाटक है? लोक नाटक, लोक नृत्य, लोक नाटक, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है भवई, ठीक है। जो भवई है वो लोक नाटक है, कहाँ का? गुजरात का। जात्रा की बात करें तो जात्रा आपका है बंगाल का, ठीक है। रास की बात करें तो रास है आपका राजस्थान का, और तमाशा की बात करें तो आपका मराठी लोक नाटक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन इज, तो ये पूछा है ट्रेंच की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेंच क्या होता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है ट्रेंच में। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंच है। तो देखिए जब भी 2 प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो या तो वो दोनों नीचे जाएंगी या दोनों ऊपर जाएंगी या एक के नीचे एक सबमर्ज कर जाएंगी, ठीक है। अगर दोनों ऊपर जाती हैं तो क्या होता है? पहाड़ बनता है। दोनों नीचे जाती हैं अगर तो ट्रेंच बनता है, और अगर एक ऊपर और एक नीचे भी जाती हैं तो भी ट्रेंच बनता है, ठीक है। अब इसे समझने वाली बात क्या है कि जो ट्रेंच होता है वो ऐसा पोर्शन होता है जो गहरा होता है, ठीक है। जो शेल्फ होता है, सी शेल्फ होता है, उसमें ट्रेंच होते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी एक प्लेट नीचे जाती है तो क्या होता है कि जहां से वो नीचे जा रही है वहां पे वॉल्केनो भी बनते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड भी बनते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है जावा ट्रेंच। इंडियन ओशियन का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वो। अगर कहाँ पे है जावा ट्रेंच देखें हम तो जावा ट्रेंच एकदम यहाँ पे मौजूद है। ये आपको पता है कि जावा सुमात्रा का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम प्रेजेंट है जावा ट्रेंच। अगर सबसे डीपेस्ट ट्रेंच की बात करें तो वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कौन से ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में, याद रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द अर्थ, सबसे लंबी माउंटेन चेन कौन सी है? ऊंची तो आपको पता है हिमालय से, मगर सबसे लंबी कौन सी है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिड अटलांटिक रिज। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिज आखिर है क्या और मिड अटलांटिक रिज कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मिड अटलांटिक रिज की बात करें तो यहां से शुरू होता है और यहां तक फैला रहता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि अगर 2 प्लेट्स ऊपर उठ जाती हैं एक दूसरे से टकराने के बाद वहां पे पहाड़ बनता है, ठीक है। तो ये 2 प्लेट्स आप अगर देखेंगे तो अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये 2 प्लेट्स आपकी टकराती हैं और यहाँ पे पहाड़ बनता है। और इसके साथ साथ ये दोनों प्लेट्स भी यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी टकराती हैं, तो यहाँ पे पहाड़ बनता है। तो ये सबसे लंबा दुनिया का पहाड़ है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन में दिया है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा वर्ड को भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉर्डिलेरा क्या होता है। कॉर्डिलेरा यहाँ पे अगर देखें वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ये यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें आपके रॉकी माउंटेन्स प्रेजेंट है। तो कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा मतलब अगर कहीं भी पैरेलल माउंटेन रेंजेस होती है बहुत सारी, तो उस चीज को या उस रीजन को हम कॉर्डिलेरा कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को हम किस नाम से भी जानते हैं? रॉकी माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ ही आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं एसएससी के। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।